नमस्कार। मैं आपको इस वीडियो में कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ द गवर्नमेंट बॉडीज़ आर मेकिंग फन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपने नीट 2024 का पेपर तो देख ही लिया होगा, आई थिंक सो, और उस पर बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। नीट का कट ऑफ इतना, नीट का पेपर ऐसा गया, नीट का पेपर लीक हुआ, ऑल दैट्स डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ मस्ट हैव सीन इट। बट यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि कैसे नीट के पेपर में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, नीट पहले क्या हुआ करता था, पीएमटी, पहले स्टेट पीएमटी हुआ करता था और सीबीएसई एआई पीएमटी। तो स्टेट पीएमटी अपने जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे उसके लेवल से लेते थे और कुछ रेफरेंस बुक्स को लेके क्वेश्चंस बनाते थे, तो वो लेवल देखने लायक हुआ करता था, पेपर देखने लायक हुआ करता था। इतना ईजी नहीं होता था स्टेट पीएमटी को क्रैक करना। वैसे ही सीबीएसई पीएमटी, क्योंकि वो ओल्ड एनसीईआरटी पे बेस्ड था, तो सीबीएसई एआई पीएमटी भी उतना ही खतरनाक हुआ करता था। ऐसा लगता था क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ गया, तो काफ़ी टफ हुआ करता था। वो भी एम्स का पेपर काफ़ी टफ हुआ करता था, जिपमर का पेपर हुआ करता था। अब जैसे ही नीट आया, तो नीट जब शुरू में आया था तो वो भी सच में दिल दहलाने वाली बात थी, वो भी देखने लायक रहता था पेपर। 2011 में पहली बार नीट हुआ और उसका पेपर आप देखेंगे तो आज भी लगता है कि हाँ, ये है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर। फिर 12, 13, 14, 15, 18 तक का जो पेपर है, 2018 का पेपर भी कमाल का था। उसका भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो मतलब वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आई शुड से, नीट एग्ज़ाम में सबसे टफ पेपर में 2018, 2022 का पेपर। 2019 से तो क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हो गया था अगेन नीट का पेपर, और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया था, तो 19 का जो पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट था, और जो रिड्यूस सिलेबस था, रिड्यूस्ड इन द सेंस जो नई एनसीईआरटीज़ आई थी उससे क्वेश्चंस आते थे, तो वो भी ठीक ही था, उतना बुरा नहीं था। काफ़ी उसको भी क्रैक करना, उसको भी सॉल्व करना, उन पेपर्स को भी काफ़ी मुश्किल जाता था और जाता है अभी भी। बट धीरे धीरे आप कोविड आया नहीं था, नीट 2020 ने तो हदें पार कर दी थी। उस बार पेपर इतना सिंपल था, चलिए ठीक है, पेंडेमिक था तो उसके हिसाब से आपने इजी पेपर दे दिया, बच्चों ने पढ़ा नहीं, ऑनलाइन स्टडी की, इसलिए उस हिसाब से आपने लेवल देख के पेपर दिया। तो उस साल कई लोगों की नैया पार हो गई जो 4-5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो ठीक है, वहाँ तक ठीक था। आपने पेंडेमिक था, कोविड था, ये सब करके क्वेश्चन पेपर ईजी बना दिया। पर उसके बाद फिर आप 23 का भी ठीक था, 22 का पेपर वो अच्छा दिया, उसके बाद 23 का पेपर आया, वो भी ठीक था। पर इस साल 2024 में जो पेपर आया है वो एकदम मजाक जैसा लगता ही नहीं है कि मेडिकल एंट्रेंस का पेपर है। नीट 2024 का पेपर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 9th-10th के बोर्ड पेपर्स के एमसीक्यू निकाल के दे दिया गया हो। मेरे ख्याल से आजकल वो भी टफ होता है। तो इसका कारण क्या है? एनसीईआरटी बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता अपने सिलेबस पे। कोविड के बाद से बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, ये बहाना मार के वो लोग इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिए। कैन यू इमेजिन, ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा के मेडिकल एंट्रेंस पेपर दिया जा रहा है। ये कैसा मेडिकल एंट्रेंस पेपर है जिसमें मेन जो आपकी ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी है वही इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई दूसरे सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी मेहनत नहीं करना चाहता सिलेबस पे, बस बच्चों के लिए और इजी करते करते उन्होंने नीट जैसे एग्ज़ाम को पूरा बर्बाद कर दिया, नीट जैसे एग्ज़ाम का लेवल पूरा ख़राब कर दिया। इस साल आप पेपर देखेंगे, इस साल जो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे उनका आराम से हो जाएगा। अब ये चीज़ देखिए कि नीट 2024 बहुत ईजी आया है, और सच में ईजी आया है। इसमें हर एक बच्चा बड़ी खुशी के साथ निकला था। इससे ईजी पेपर सच में नीट के इतिहास में हो ही नहीं सकता था। फिजिक्स केमिस्ट्री को एकदम मजाक की तरह दिया गया था। जैसे आपका इस बार का 12 सीबीएसई बोर्ड का आप देखेंगे पेपर, तो वो भी उससे बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ फील होता है। लास्ट कई सालों से जो तैयारी कर रहे थे उनका इस साल डेफिनेटली क्रैक हो गया। जो बच्चे 300 ला रहे थे उनका 600 तक आ जा रहा है। तो ये सब देख के और यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस देख के कि नीट का पेपर इजी हो गया है, नेक्स्ट ईयर नीट, ये वो दुनिया भर की न्यूज़ देख के जो ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे हैं वो बड़े इंस्पायर हो जाते हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि क्या मुझे भी ड्रॉप लेना ना चाहिए, नीट का पेपर इतना इजी हो गया है। क्योंकि नीट का पेपर कैसा भी हो, एडमिशन तो एमबीबीएस में ही होना है, एडमिशन तो आपका मेडिकल कॉलेजेस के लिए ही होना है। तो
जो बच्चे सच में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं भी ग्रेजुएशन कर ली हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, मैं भी अब नीट का पेपर दे लेती हूँ 1 साल ड्रॉप लेके। ऐसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं सजेस्ट करती हूँ प्लीज़ डोंट यू एवर ट्राई दिस। नीट का पेपर ईजी आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना करियर पूरा डाइवर्ट कर ले। नीट इज़ नॉट एवरीथिंग, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर यू। इट इज़ जस्ट इन यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर का फील्ड ही फील्ड नहीं होता, या मेडिकल प्रोफेशन में MBBS इज़ नॉट एन ओनली ऑप्शन और द बेस्ट ऑप्शन। डॉक्टर्स किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, जब आप उस फील्ड में जाएंगे तब समझ में आता है किस तरीके से उनकी लाइफ चलती है। आप केवल उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखते हैं, उनका जो पूरा जीने का तरीका है वो पूरा अजीब सा हो चुका रहता है। वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको तो एक ये दिखता है कि एक फैशन सा चल पड़ा है कि जो बच्चा डॉक्टर बनेगा उसकी लाइफ सेट है, जो बच्चा IIT में जाएगा उसकी लाइफ सेट है। बस यही 2 कैटेगरी लोग ज़िंदगी को जीने लायक हैं, या यही 2 कैटेगरी के लोग लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बट दैट इज़ द वर्स्ट रियलिटी कि ये 2 कैटेगरी के लोग ही लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को सच में जी नहीं पाते। इनके पास पैसा तो बहुत होता है, बट उस लेवल का जो लाइफ उनको चाहिए रहता है, जो वाकई एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी को खुलकर जीना, वो इस लेवल पे इन एग्जामिनेशंस को करने के बाद या इन फील्ड्स में जाने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि मिलता है। एक डॉक्टर दिन रात सिर्फ लाइफ टाइम पढ़ाई करते रह जाता है, और एक जो IIT का बच्चा है वो दिन रात कंप्यूटर्स में ही लगा रह जाता है। तो सच में ये देखने में फैंसी लगता है और रियलिटी इनकी बिल्कुल अलग है। तो मैं जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हैं, जो बच्चे B.Pharm के बाद सोच रहे हैं कि जाएँ नीट के लिए जाएं, IIT के लिए जाएं, किसी भी दूसरे यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैंने कहा यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अंडर ग्रेजुएट किए हुए बच्चे को फिर से अंडर ग्रेजुएट वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलती मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे मैंने ये मेरे पास तो काफ़ी कम गाइडेंस थी, तो मैंने अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लिए, और जो भी आसपास इन्फ्लुएंस था, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, ये सब देख के मैंने भी डिसाइड किया था। ये मैंने जैसे मेरा क्या हिस्ट्री था, 2017 में मेरा 12th क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने नीट का पेपर दिया। अब उस टाइम पे ऐसा था, कुछ पता नहीं रहता था कि नीट जैसा पेपर भी होता है, कि ओ ठीक है होता होगा और इससे आप मेडिकल डॉक्टर्स बन सकते हैं, ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली। तो मैंने पेपर दे लिया, क्वालिफाई हुआ, सिर्फ क्वालिफाई हुआ, कुछ खास मार्क्स आया नहीं, कट ऑफ नहीं, जिस लेवल का चाहिए था MBBS के लिए वो आया नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर दिया, 1 साल ड्रॉप लेके। किसी ने कहा कि हाँ डॉक्टर इज़ एवरीथिंग, डॉक्टर एक बार डॉक्टर बन जाओ तो किसी दूसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो आई वॉज गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम DST, आई वॉज इंस्पायर अवॉर्डी ना, तो मुझे पूरा ग्रेजुएशन तक का खर्चा जो DST वाले हैं वो बियर करते। अगर मैं सिंपल किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करती, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मेरा एक हिसाब से वो पूरा जो करियर था वो फिक्स था कि आराम से मैं स्मूथली मास्टर UG कोर्स कर सकती थी, मास्टर्स कर सकती थी, PhD कर सकती थी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ नीट, हाउ इट डिस्ट्रॉयड मी, मैंने फिर से ड्रॉप ले लिया। और जो मेरे को ऑफ़र मिला था, जो इंस्पायर अवार्ड के अंडर पे ये मुझे ऑफ़र मिला था कि मुझे ग्रेजुएशन तक का पूरा फ्री में मिलता, गवर्नमेंट बॉडीज़ पूरी सपोर्ट में रहती, ये सब मुझे नहीं मिला। जो भी आपको स्कॉलरशिप मिला था वो नहीं मिला। अब मैं 1 साल ड्रॉप ली और उसमें कुछ खास मार्क्स आया नहीं, 380 मार्क्स आया। उसके बाद फिर मैंने फिर से नीट दिया। एक्चुअली में एक ड्रॉप लेने के बाद हिम्मत एकदम से ख़त्म से हो जाती है, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मैंने नीट दिया, मैंने B.Pharm ज्वाइन कर लिया। B.Pharm ज्वाइन करने के बाद मुझे फील हुआ कि 19 में ये न्यूज़ आया ना कि अब से जो सिलेबस है वो NCERT बेस्ड हो जाएगा। तो NCERT बेस्ड, अरे वाह, मैं भी खुश हो गई। जैसे आप लोग का भी फीलिंग आ रहा होगा ज़्यादातर लोगों का, मैं भी खुश हो गई। ठीक है, NCERT बेस्ड हो गया, अब तो पेपर सच में ईजी हो गया होगा। और सीरियसली 19 का पेपर एकदम ऐसा नहीं था कि एकदम टफ था, ठीक था, नॉर्मल था, NCERT बेस्ड था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। पहले आउट ऑफ सिलेबस हुआ करता था तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े समझ नहीं आता था, मतलब पुरानी NCERT से आती थी। पुरानी NCERT किसको मिलती है आज के टाइम पे, तो रेफरेंस बुक से पढ़ते थे। पर अब 19 में ऐसा हो गया था कि सिर्फ NCERT को रटना है, सिर्फ NCERT को रखना है। तो मैंने क्या किया, B.Pharm करते करते नीट की तैयारी शुरू की। इसके चक्कर में मैंने अपना सेमेस्टर बर्बाद किया। सेमेस्टर में ऐसा नहीं कि मैं फेल हो गई, ITKT लगा, मेरा सेमेस्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं गया। जैसे मैं आई वॉज ऑलवेज 90% अबव स्कोरर, मैं कभी 90% से नीचे सोच भी नहीं सकती थी।
लेकिन पहली बार मैंने 75% देखा अपने रिजल्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में। आई वॉज सो शॉक्ड। पर नीट का भूत इतना था कि ठीक है, इट इज़ फाइन, पर्सन को क्या करेंगे कॉलेज में, ये सोच के मैंने नीट का पेपर दिया और उस पर तैयारी फोकस की। सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ वैसा ही थोड़ा बहुत अप डाउन करके रिजल्ट को मैंने उसका भी बर्बाद किया, बट मैंने उस साल नीट दिया और अगेन द स्कोर वाज जस्ट 20 मोर मार्क्स। आप 380 में 20 मोर मार्क्स जोड़िए, बस उतना ही आया। तो अगेन बीएमएस में मुझे जाना नहीं था क्योंकि मैं बी फॉर्म कर रही थी। ये भी एक ही रहता है कि बीएमएस में नहीं जा सकती, अब मैं बी फॉर्म कर रही हूँ, हाउ कैन आई गो। या लोग भी बोलते हैं ना कि आप तो बी फॉर्म कर रहे फिर बीएमएस करने की क्या ज़रूरत है, यू डिज़र्व एमबीबीएस, ऐसा एकदम दिमाग में भरा हुआ था। तो इसके चक्कर में मैंने फिर से कहीं कुछ एडमिशन नहीं लिया। उस समय कट ऑफ ज़्यादा नहीं हुआ करता था बीएमएस के लिए, आज के टाइम पे तो जाता है 500 मार्क्स तक, उस टाइम पे 380, 350, 320 और 400 तक तो आराम से बीएमएस मिल जाता था। उसके बाद फिर से मैंने चलो मैंने ये सोचा कि 19 का जो अटेम्प्ट है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इट वाज अबाउट टू बी द लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आई थिंक इट वाज माई सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट बचा था। अब उसके बाद फिर तो अटेम्प्ट लेस हो गया 19 ईयर में, 2019 में ही ये भी अनाउंस किया गया कि अब अटेम्प्ट नहीं होगा। तो फिर अगेन ज़्यादातर लोगों का ये क्रेज़ आ गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट फिर हटा दिए। उसके बाद तो फिर सारे जो इधर उधर ग्रेजुएशन कर रहे थे सबके सब इसमें आने लगे। फिर 20 का पेपर जिसने दिया, मैंने उसी साल पेपर ये सोच के नहीं दिया कि नहीं अब मैं नीट का पेपर बिल्कुल भी नहीं दूंगी, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान देना है, तो वो मैंने छोड़ दिया। और उसी साल का पेपर इतना इजी आया था नीट 2020 में। मेरे साथ के जो पढ़ने वाले थे जिनका मार्क्स सही में 200-250 आ रहा था, दे स्कोर्ड 600 अबव। और मैं तो अपने क्लासमेट को भी एक जानती हूँ जिनका मार्क्स आया था 600 से ऊपर आया था, उनको एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिला। तो ये सब देख के फिर से दिमाग ये कि क्यों मैंने पेपर नहीं दिया। देयर वाज अ काइंड ऑफ रिग्रेट, मैंने पेपर क्यों नहीं दिया, मैं हर साल देती थी, इस साल ही मैंने क्यों मिस किया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ देना चाहिए, क्या देना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं मेरा ग्रेजुएशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करने वाली। तो फिर मैंने बी फॉर्म पे फोकस किया, उसको एक्सेप्ट किया। हाँ बी फॉर्म इज़ द बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एंड इट इज़ रियली अ बेस्ट प्रोफेशन। अब इसी में आगे बढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से पहुँच गया मेरा थर्ड सेमेस्टर, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पहुँच गई। अब जब फोर्थ ईयर में पहुँचे, फोर्थ ईयर मतलब सारी रियलिटीज़ फार्मा की पता चल जाती है, कितना जॉब मिलेगा, कितना स्कोप है, कितना सैलरी है, ये सब कुछ पता चल जाता है। जितना टीचर्स ने उल्लू बनाया है, जितना सीनियर्स ने उल्लू बनाया कि जीपेट इज़ अल्टीमेट, नाइपर इज़ अल्टीमेट, ये वो सब दिमाग में क्लियर हो जाता है। लेकिन फोर्थ ईयर में जब तक आप जीपेट का पेपर नहीं देते तब तक थोड़ा सा रहता है कि हाँ अभी भी एक होप है, जीपेट एंड नाइपर। तो मैंने ठीक है जीपेट भी दे दिया, नाइपर भी दे दिया, वो भी क्लियर हो गया। तो मैं बड़ी खुश थी, ठीक है जीपेट और नाइपर तो क्लियर हो गया, वाह अब कम से कम मास्टर्स तो अच्छे से करेंगे। बट वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, जब आप फीस सुनते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग हिल जाता है। फीस नाइपर का निकला 1 लाख फर्स्ट जो एडमिशन टाइम का। अब उतना कहाँ से अरेंज करें 2 दिन में, 2 दिन का उनका एडमिशन प्रोसेस होता है, 2 दिन का ऑनलाइन प्रोसेस होता है उनका सिंपल। जीपेट के केस में फिर से हर कॉलेज का फीस 60,000 अबव ही था पर सेमेस्टर, 60,000 अबव, मतलब 2.5 लाख 3 लाख फीस तो थी आराम से। अब इतना कहाँ से लेके आए, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो ये सोच के मैंने क्या किया, नहीं ठीक है जीपेट नाइपर क्लियर हो गया, क्या उसका वैलिडिटी भी तो है, ये वो सोच के नाइपर में नहीं जाएंगे, जीपेट के थ्रू हम किसी में चले जाएंगे किसी और साल, अभी थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, ये सोच के मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। अब मैंने एक ड्रॉप लिया। अब उसके साथ साथ मैंने सोचा कि चलो एक और नीट का तैयारी करते हैं, एक बार और अटेम्प्ट देते हैं, क्या पता किस्मत में ये लिखा है डॉक्टर बनना। ये सोच के मैंने फिर से नीट दिया। 2000 ये बात है 2022 के लास्ट में मैंने प्रिपरेशन शुरू की। उसके बाद 2023 में मतलब मुझे पेपर देना था, ठीक है। तो मैंने नीट 2023 का पेपर देना था पूरा। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने इधर जॉब भी कर रही थी, उसके बाद फिर मैं पेपर की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ, और बस ये चलता रहा। तो लेकिन इस बार मैंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी प्रिपरेशन की। मतलब आई वाज लाइक कि करना है, मतलब करना है, कैसे भी करके क्लियर करना है।
इस लेवल तक मैंने पढ़ा था जितना सच में मैंने अपनी लाइफ टाइम में कितना भी, मैंने जब ब्लॉक टॉप किया, ये जितना भी मतलब मेरे यहाँ मेरे करियर में जो भी अचीवमेंट्स आए उस अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए जितना मेहनत नहीं किया मैंने इस टाइम पे किया था नीट 2023 का पेपर देने के लिए। बट उसका जब रिज़ल्ट आया और वो पेपर लास्ट में मुझे फिर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी हुई, थायराइड एंड ऑल, तो उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस था दिमाग में कैसे रहेगा पेपर, और एंड मोमेंट पे सारी चीज़ें हुई। फिर भी मैंने पेपर दिया विद दिस होप कि समथिंग गुड विल बी देयर फॉर मी। बट अल्टीमेटली पेपर का फिर से रिज़ल्ट आया एंड माई स्कोर वॉज नॉट रियली इनफ टू गेट द मेडिकल कॉलेज MBBS सीट। अगेन इट वॉज़ अ वेरी डिवोस्टेटिंग मोमेंट। मतलब यू कैन इमेजिन, मैं इतने साल से इतना होप, साल भर मैंने इतना होप के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ तैयारी किया था। मैं खुद जानती थी कि मैंने सच में किस लेवल तक पेपर की तैयारी की है। मैं किसी को और को क्या बताती या किसी और से क्या पूछती, तो मेरे लिए बहुत एकदम हारने वाला फीलिंग जैसा सिचुएशन था। मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक अब क्या होगा लाइफ में। बट आई वॉज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ समय के लिए मैंने खुद को शांत रखा कि ठीक है, समथिंग इज़ देयर, समथिंग एल्स कुड बी डन। फिर मैंने बहुत अपने आप को पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिव एफर्मेशन से, बहुत अलग तरीके से, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिमाग को रखा और अल्टीमेटली फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम नेवर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस नीट अगेन एंड आई विल स्टडी अगेन फॉर माई मास्टर्स। और फिर उसके बाद तो कुछ बहुत सारे जीपेट में चेंजेस आए, तो मैंने सोचा कि जीपेट का पेपर एक बार और देते। तो मैंने जॉब अपना कंटिन्यू किया, नेक्स्ट ईयर भी, इस साल भी कंटिन्यू किया, उसके साथ साथ जीपेट की तैयारी। अब जीपेट की तैयारी ठीक है, जीपेट की तैयारी चल रही है, साथ साथ इसका भी तैयारी चल रहा है। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ ड्रॉप लेने से मेरा करियर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ। मैंने जॉब भी किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, मैंने लगातार मैंने मतलब इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर लिया। टाइम वेस्ट ही बोलते हैं, हालांकि मैं कंटिन्यूस पढ़ती रही, बट फिर भी ये उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए था। मुझे 4 साल ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 2 साल मास्टर्स को लगते, तो मैंने 2 साल अपना बर्बाद कर दिया। 1 साल नीट के चक्कर में, 1 साल मैंने और ऐसे नॉर्मल, क्योंकि मेरे पास एडमिशन लेने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 23 का जो जीपेट का पेपर था वो मैंने दिया नहीं नीट के कारण। इस वजह से मैंने फॉर्म ही नहीं डाला था। फिर जब नीट का पेपर हुआ तो फिर आई फेल्ट लाइक कि डालना चाहिए था। तो वो साल भी मेरा, ये जो 23 का ईयर था वो भी गया। अब 24 में एडमिशन लेने के चांसेस है। तो ड्रॉप लेना किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, कितना टाइम आपका वेस्ट करता है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ फिर से नीट की तैयारी करना चाहते हैं या किसी दूसरे यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रीथिंक अबाउट इट। इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर एंड इट्स योर टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सब चीज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन अपना गया हुआ टाइम नहीं लेकर आ सकते। जो टाइम मेरा चला गया, जिस टाइम में 2 साल में मैं ग्रेजुएशन कर सकती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर सकती थी, मास्टर्स कंप्लीट करके PhD कर सकती थी, वो मैं अब नहीं कर सकती। आई हैव टू गो फॉर दिस अगेन। तो मेरा 2 साल अपना, चाहे मैंने बर्बाद नहीं किया, मैंने जॉब किया या कुछ भी किया, एक तरीके से ये बर्बाद ही हुआ। क्योंकि जब आपका एम हो कुछ अपने करियर में आगे जाने का, अगर आपका करियर में एम है कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, PhD करना है, मुझे एकदम हाई लेवल तक पढ़ना है और फिर जॉब ज्वाइन करना है, तो आप बिल्कुल ज़रा सा भी कहीं पे भी ड्रॉप मत लीजिए प्लीज़। 12 के बाद आपने एक बार पेपर दिया, अगर आपका डॉक्टर एकदम आपका एम है डॉक्टर बनने का, आपको पहले बार पेपर देने के बाद लगा कि हाँ इट कुड बी डन, तो टेक 1 or maximum 2 drops, but not more than that. Please, I really request you, I'm telling you this with my experience। ऐसा नहीं था कि मेरा नीट का प्रिपरेशन अच्छा नहीं था या मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। I was so concentrated, you know। मतलब मैं इतना सेल्फ डिसिप्लिन थी कि कुछ भी चीज़ रोक नहीं सकता था, फिर भी नहीं हो रहा था, तो देयर वॉज सम रीज़न। बार बार ड्रॉप लेना ही वो रीज़न था। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक 2-3 ड्रॉप्स जस्ट आफ्टर योर 12th। बट ग्रेजुएशन के बाद कभी भी आप ये गलती मत करिए। भले ही एज लिमिट हटा दिए और बहुत सारी चीज़ें NTA ने बदल दी, बट आप इस चक्कर में मत पड़िए। अगर आपने 12th के बाद नीट के लिए ड्रॉप लिया था, आपने नीट की प्रिपरेशन कर ली, छोड़ दी। प्लीज़ लेट इट गो।
आप उसमें वापस मत जाइए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाइए। अगर आपका एम है कि आप कोई दूसरे फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। बट याद रखिएगा, एक बार जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो आपकी पढ़ाई रुक जाती है। तो अगर आपको पढ़ना है तो बिना कोई ड्रॉप लिए प्लीज़ कीप स्टडी। एक और चीज़ है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपका एम नहीं है कि आगे पढ़ना है, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, तो आप लगातार अब फिर तैयारी करिए उसके। हाँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तब उसके साथ साथ जॉब करना एक कॉमन चीज़ होती है, जस्ट फाइनेंशियल जो भी बर्डन होता है थोड़ा कम करने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको आगे नहीं पढ़ना है, केवल तब ऐसा करिए, अदरवाइज सबको आप थोड़ा सिस्टमेटिक रखिए। 12th के बाद आपने नीट की तैयारी कर ली, बस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो एक, अगर आपको लगता है कि 400-500 मार्क्स आ रहे हैं, एक आध ड्रॉप लेने के बाद, एक ड्रॉप लेने के बाद आप क्रैक कर लेंगे, या मैक्स टू मैक्स 2 ड्रॉप लेने के बाद आपसे क्रैक हो जाएगा तो ठीक। उसके बाद आप जिस कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं उसको अपना पूरा दीजिए, अपना पूरा हार्डवर्क दीजिए। देखिए उस फील्ड में आप कहाँ तक जाते हैं। हर फील्ड का एक अपना स्टेटस है, अपना एक रोल है, और उस रोल के साथ आप चाहें तो उस फील्ड में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। आपको पता है ना कि नोबेल प्राइज़ जिनको मिलता है वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड हर फील्ड का अपना एक रोल है और अपना एक इम्पॉर्टेंस है। तो इस जो बच्चा, अगर आप किसी फार्मा के फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा अगर आप अपना डेडिकेशन देते हैं और बहुत ज़्यादा आप अच्छे से ध्यान देते हैं उस फील्ड पे, तो ऑटोमेटिक आप टॉप लेवल तक जाएंगे और आप एक डॉक्टर, इंजीनियर से ज़्यादा कमाएंगे। वैसे आप किसी दूसरे फील्ड में हैं, किसी दूसरे साइंस के फील्ड में हैं, तो आप उसमें अपना 100% दीजिए, आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो ड्रामा है नीट जेई का ग्रेजुएशन के बाद देने का, ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा मुझे लगता है कि एनटीए तो एक मजाक की तरह ले रहा है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को, उसके साथ साथ वो बच्चों के करियर को, लोगों का करियर को मजाक की तरफ बना रहे हैं। तो आप इन सब ड्रामा और इन सब सिस्टम्स में मत फंसिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और बिना ड्रॉप लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। उसके बाद आप पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद किसी भी तरह का जॉब ज्वाइन करने के लिए सोचिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई एक बार कंप्लीट हो जाती है तो जॉब आपको बाय द टाइम मिल ही जाता है। उसके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि B.Pharm करने के बाद जॉब में नहीं मिलता, ये सब चीज़ें सोचने के बजाय आप बेहतर है कि अपना मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो कोई भी फील्ड में आपको जॉब मिलेगा और एक अच्छी पोजीशन और सैलरी मिलेगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।